अगर आप ज्योग्राफी को गहराई से सीखना चाहते हैं तो ज्योग्राफी के अध्ययन के साथ साथ मानचित्रों का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। ज्योग्राफी का तो अध्ययन हम लोग कर ही रहे हैं। ज्योग्राफी के अध्ययन के साथ साथ अब हम लोग मानचित्रों का भी अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो विश्व मानचित्र है, जो उसका बेसिक्स है, उसके बारे में गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देरी किए हुए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। अगर आप पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी पर आपको दो ही चीजें दिखाई देती है। एक जो है आपको स्थल दिखाई देगा और एक जो है जल दिखाई देगा। तो ये जो नीले कलर का भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये नीले कलर वाला भाग जो है ये जल है, और ये जो हरा और सफेद कलर में दिखाई दे रहा है ये स्थल है। तो याद रखना, पृथ्वी पर जो है 29% भाग जो है स्थल का विस्तार पाया जाता है और 71% भाग पर जो है जल का विस्तार पाया जाता है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। पृथ्वी पर जो है 29% भाग क्या पाया जाता है, स्थल पाया जाता है, और 71% भाग पर क्या पाया जाता है, जल का विस्तार पाया जाता है। अगर आप विश्व मानचित्र पर नजर डालेंगे तो आपको दो ही चीजें दिखाई देती हैं। एक दिखाई देता है महाद्वीप और एक दिखाई देता है महासागर। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? बहुत बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीप किसे कहते हैं? बहुत बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। अगर आप विश्व मानचित्र पर नजर डालेंगे तो ये जो बड़े बड़े भूखंड दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं भूखंडों को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। और जो पानी वाला भाग दिखाई दे रहा है, जो नीले कलर का को दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जल का विस्तार है। और इन्हीं जल के विस्तारों को हम लोग क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी पर कुल जो है 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। वो कौन कौन से महाद्वीप हैं मैं आपको समझाता हूं। तो याद रखना, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं? 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो आइए विश्व मानचित्र पर हम समझते हैं। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो याद रखना एशिया महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका महाद्वीप। ए वाला जो भूभाग दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप है, और ए वाला जो भूभाग दिखाई दे रहा है अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ए वाला जो भूखंड दिखाई दे रहा है ये है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पर आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो आपको ये जो भूभाग दिखाई दे रहा है ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 5वें नंबर पर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप आता है। ये 5वें नंबर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप है। 6वें नंबर पे यूरोप महाद्वीप, यहाँ पे जो भूखंड दिखाई दे रहा है यूरोप महाद्वीप है। और 7वें नंबर पर जो है आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो याद रखना, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर आप विश्व मानचित्र पर नजर डालेंगे तो आपको यूरोप और एशिया एक ही स्थल खंड पे दिखाई देगा। यूरोप और एशिया जो है एक ही स्थल खंड यानी एक ही भूभाग पर स्थित है। लेकिन यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत क्या करता है, यूरोप और एशिया को अलग कर देता है। एशिया और यूरोप की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, अलग अलग है। यूराल पर्वत क्या करता है, एशिया और यूरोप को अलग कर देता है। लेकिन ये जो भूखंड है यूरोप और एशिया जो है एक ही भूखंड पर स्थित है। यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यानी एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। याद रखना, समझ में आ गया? हमने महाद्वीपों को समझ लिया, अब हम समझेंगे महासागर क्या होता है। तो याद रखना, बहुत बड़े जलीय विस्तार को हम लोग क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं।
तो महासागर किसे कहते हैं? बहुत बड़े जलीय विस्तार को महासागर कहा जाता है। हमारे पृथ्वी पर कुल कितने महासागर पाए जाते हैं? तो याद रखना, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना सबसे जो बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, जो कि यहाँ पे स्थित है। अब प्रशांत महासागर को अगर विश्व मानचित्र पे देखोगे तो आपको 2 जगह दिखाई देगा, एक यहाँ दिखाई देगा और एक यहाँ दिखाई देगा। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। अभी आप यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूं प्रशांत महासागर। अगर आप पृथ्वी पर नजर डालेंगे तो ये जो जल का जो विस्तार पाया जा रहा है, ये पूरा क्या है? प्रशांत महासागर है। अगर मैं इसे मानचित्र के रूप में दिखाऊं तो अगर हम लोग क्या करेंगे, पृथ्वी हमारी गोल है, अगर हम उसे क्या करेंगे, एक पेपर पे यानी मानचित्र पे दिखाएंगे तो उसे ऐसे खोल देंगे, तो ये जो ए वाला भाग है इधर आ जाएगा और ए वाला भाग इधर आ जाएगा। आप ऐसे समझो, ये पृथ्वी ऐसी गोल है, अगर हम इसे खोल देंगे तो इधर आ जाएगा। तो प्रशांत महासागर का आधा भाग इधर है और आधा भाग जो है याद रखना इधर है। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमें विश्व मानचित्र पर जो है प्रशांत महासागर यहाँ पे भी देखने को मिलता है, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, क्योंकि हमने क्या किया है, इसे मानचित्र पर दिखाने का प्रयास किया है। तो याद रखना सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। आप देख सकते हैं यहाँ पे यस के आकार में जो दिखाई दे रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है। इसके बीच में अगर आप विश्व मानचित्र पर नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? अटलांटिक महासागर दिखाई देगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर का आकार कैसा है? एम के जैसा है। तो याद रखना हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है किसी देश के नाम से पड़ा है, यानी हमारे देश भारत के नाम से पड़ा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पृथ्वी पर बहुत बड़े बड़े भूखंड है, महाद्वीप है, महासागर है, लेकिन एक ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है हमारे देश के नाम से रखा गया है, हिंद महासागर। तो याद रखना हिंद महासागर जो है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर आप हिंद महासागर के उत्तर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये भूभाग, ये क्या है? ये वाला भूभाग ये भारत है। भारत के ठीक दक्षिण की तरफ आप जाएंगे तो वहां पे क्या दिखाई देगा? हिंद महासागर दिखाई देगा। हिंद महासागर क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के ठीक ऊपर अगर आप विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो यहाँ पे एक महासागर स्थित है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं। उसके बाद आप सबसे ऊपर यहाँ पे देखोगे तो एक महासागर दिखाई देता है, ये जो है 5वें नंबर पे आता है, आर्कटिक महासागर है। समझ में आ गया? तो याद रखना हमारे पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। वो कौन कौन से हैं? पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा जो है दक्षिण अमेरिका, पांचवा जो है अंटार्कटिका, छठवा जो है यूरोप और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया। और कुल 5 महासागर हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला महासागर जो है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे आ जाता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे आ जाता है हिंद महासागर, चौथे नंबर पे आ जाता है दक्षिणी महासागर और 5वें नंबर पे आ जाता है आर्कटिक महासागर। आपको महाद्वीप और महासागर की स्थिति समझ में आ गई रहेगी। आइए अब आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होता है। तो अगर आप ग्लोब पर या विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो उस पर कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं। तो वो रेखाएं कौन कौन सी हैं और कहाँ पे स्थित है, तो आइए समझते हैं। अगर आप विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेखा गुजरती है। पहले मैं रेखा बना देता हूं। यहाँ पे एक रेखा गुजरती है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं और इसे अंग्रेजी में हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसका मान जो है 0 डिग्री है। तो याद रखना 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं?
विषुवत रेखा कहते हैं, इसे ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। तो याद रखना, ये जो विषुवत रेखा है ग्लोब को या मानचित्र को या ऐसा कह सकते हैं पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले भाग को याद रखना हम लोग उत्तर कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम लोग दक्षिण कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर वाले आधे भाग को क्या कहा जाता है, उत्तर कहा जाता है, और नीचे वाले आधे भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। समझ में आ गया। और कर्क रेखा क्या होता है, विषुवत रेखा के समानांतर बहुत सारी ऐसी रेखाएं खींची गई हैं एक एक डिग्री के अंतराल पर, जिसे हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारा ग्लोब है और विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के समानांतर एक एक डिग्री पर उत्तर की तरफ और एक एक डिग्री पर दक्षिण की तरफ बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं। उन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो याद रखना, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग जो है कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पे जो मैं रेखा खींच रहा हूं ये क्या है, कर्क रेखा है। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा का मान कितना होता है, याद रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और मकर रेखा की स्थिति कहाँ है विश्व मानचित्र पर, तो याद रखना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे मैं रेखा खींच रहा हूं, ये जो रेखा है ये क्या है, मकर रेखा है। इसकी स्थिति कितना है, तो याद रखना 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे गोलार्ध क्या होता है ना। गोलार्ध को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हमारा पृथ्वी कैसा है, लगभग गोला आकार है ना, गोल है। अगर पृथ्वी गोल है तो आधे भागों को हम लोग क्या कहते हैं, गोलार्ध कहते हैं। कैसे, यहाँ पे समझो, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीचों बीच हमने क्या किया, एक रेखा खींच दिया, बीचों बीच एक रेखा खींच दिया, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के ऊपर वाले आधे भाग को, ऊपर वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, और नीचे वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। सबसे पहले आप दिशाओं को समझो, तो याद रखना ऊपर की तरफ जो है होता है उत्तर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। इस तरफ हमेशा होता है पूर्व, एक मिनट, हाँ, इस तरफ हमेशा होता है पूर्व, और इस तरफ होता है पश्चिम। तो याद रखना यहाँ पे विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो ऊपर वाले आधे भाग को, इस ऊपर वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाले आधे भाग को, ये नीचे वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और एक होता है पूर्वी गोलार्ध और एक होता है पश्चिमी। तो याद रखना लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, जिसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पे जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो याद रखना 0 डिग्री देशांतर रेखा के सहारे एक एक डिग्री के अंतराल पर कुछ रेखाएं इधर खींची गई हैं, कुछ रेखाएं इधर खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। आप समझो, मान लेते हैं ए हो गए उत्तरी ध्रुव, ए हो गया दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुवों तक क्या की गई हैं, ऐसी कुछ रेखाएं खींची गई हैं एक एक डिग्री के अंतराल पर। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो लंदन
से एक रेखा गुजरती है, उसी रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। और याद रखना, इस रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और इसे प्रमुख यामियोत्तर भी कहा जाता है। तो याद रखना, 0 डिग्री देशांतर रेखा से लेके यहाँ तक कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं? 180 देशांतर रेखाएं पूर्व की तरफ हैं और 180 देशांतर रेखाएं जो हैं पश्चिम की तरफ हैं। मैंने क्या कहा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, यहाँ पे समझाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर से लेके 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक हम लोग क्या कहते हैं, इस वाले भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर से रेखा से लेके 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक जो रेखा है, उन रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पे मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, अगर मैं एक यहाँ पे रेखा खींचता हूँ तो ठीक इसके पीछे भी एक रेखा रहेगा। तो ये आगे वाला जो है 0 डिग्री है, ठीक इसके पीछे वाला जो है 180 डिग्री है ना। आप ऐसे समझो, कोई गोल चीज है, अगर आगे 0 डिग्री है तो इसके पीछे क्या है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इसे ऐसे अलग कर दूं तो ए वाला और ए वाला 2 भाग में विभाजित हो गया। तो इधर वाला जो आधा भाग है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और इधर वाला जो आधा भाग है पश्चिम की तरफ, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। मुझे यकीन है कि आपको जो ज्योग्राफी का जो विश्व मानचित्र है उसका बेसिक अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। आगे मैं ऐसे बहुत सारे मानचित्र लेके आऊँगा और आपको ज्योग्राफी जो है गहराई से सिखाऊंगा, समझाऊंगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।